प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की ईवीएस अर्थात पर्यावरण का पहला पाठ करने जा रहे हैं। तो ये भाग पहला है बच्चों। इसका जो पहला पाठ है उसका नाम है रिश्तों की समझ। तो रिश्ते तो आपको पता ही क्या होता है। दादाजी के साथ, वो दादाजी हमारे घर में जो सबसे बड़े होते हैं, दादाजी, पापा जी, मम्मी जी, बुआ जी, दादी जी, ये सब क्या हमारे, इनके साथ हमारा रिश्ता होता है। तो अब हम आज रिश्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों? तो संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर। बच्चों, रिसेस होती है, खाने की छुट्टी होती है, आधी छुट्टी बोलते हैं जैसे। मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो संजना और सलमा दोनों फ्रेंड हैं, आपस में स्कूल में बातें कर रही थी। संजना की मम्मी की तबीयत खराब थी, तो सलमा ने उससे पूछा। अब रिसेस हो चुकी है, खाने का टाइम हो चुका है, तो सलमा बोलती है, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ है? तो संजना बताती है, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा बोलती, डॉक्टर को दिखाया? तो संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा बोली, फिर क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे परिवार में तो सब है। अब संजना बोलती, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे भी हम साथ साथ में रहते हैं। तो सलमा बोलती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर तो केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। तो बच्चों, संजना का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है, जिस परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, अगर बुआ अनमैरिड है तो बुआ भी रहती है, तो उनके बच्चे साथ में रहते हैं, चाचा चाची जी के और ताऊ ताई जी के, तो फैमिली बड़ी हो जाती है। ठीक है, फैमिली जब बड़ी हो जाती है तो उस फैमिली को बोलते हैं संयुक्त परिवार। और सलमा का परिवार एकल परिवार है। क्यों? उसमें सिर्फ सलमा की माताजी, पिताजी और छोटी बहन है, 4 ही सदस्य हैं। तो बच्चों ये देखिए पिक्चर है, ये है पहली है एकल परिवार की, इसमें 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं। तो एकल परिवार में क्या होता है, 2 या 3 बच्चे होते हैं और मम्मी पापा होते हैं। और संयुक्त परिवार में देखिए काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, काफ़ी सदस्य होते हैं। अब बच्चों एक आपको सारणी फिल करनी है कॉपी में। तो आपको बताना है कि जो फैमिली मेंबर है आपके साथ रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं, आपके घर में ही रहते हैं या इधर उधर कहीं और जगह पर रहते हैं। दादाजी अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको लिखना है कि हमारे साथ रहते हैं। और दादाजी हो सकते हैं चाचा जी, ताऊ ताई जी के पास रहते हो तो आपको वो कहाँ रहते हो आपको उनका बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपके साथ में रहते तो साथ में रहते आएगा, अगर नहीं आए हैं तो आपको क्या लिखना है कि वो किस जगह पर रहते हैं। चाचा जी के साथ मान लो भी आप गंगानगर में रह रहे हो, आपके ताऊ जी या चाचा जी बीकानेर में रह रहे, दादा दादी जी उनके साथ रह रहे हो। ठीक है, अब दादी जी तो वही रहेंगी जहाँ दादाजी रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप लिखोगे हमारे साथ रहते हैं। अगर आपके ताऊ जी के पास रहते हैं या चाचा जी के पास रहते हैं तो आप वही लिखोगे। अब ताऊ जी कहाँ रहते हैं? अगर आपका संयुक्त परिवार है तो आपके साथ में रहते होंगे, अगर अलग रहते हैं तो आपको लिखना है अलग रहते हैं, या कहीं और रहते हैं ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और कहाँ रहते हैं, मान लो वो रहते हैं जयपुर में, तो आपको उस जगह का नाम भी बताना है, जयपुर में रहते हैं। हो सकता है कहीं और रहते हो, मैं आपको ओनली थोड़ा हिंट दे रही हूँ। ताई जी कहाँ रहते हैं, आपके साथ या अलग रहते हैं? पिताजी तो आपके साथ ही रहते होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे हमारे साथ रहते हैं। वैसे तो आप पिताजी के साथ रहते हैं, पर हमें यहाँ पूछा गया आपके साथ रहते हैं या कहीं और, तो ये बताना है। माताजी भी हमारे साथ रहते हैं। अब चाचा जी बताने आपके साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, और चाची जी का भी बताना है। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। ऐसे आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है।
तो बताया अभी बच्चों कि जिस परिवार में माता पिता और केवल उनके बच्चे रहते हैं वो होता है एकल परिवार। इसमें सदस्यों की संख्या 4 या 5 होती है। संयुक्त परिवार में दादा दादी जी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, माता पिता और चाचा चाची ताऊ ताई के बच्चे, बुआ, ये सब बन रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो वो होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण होता है, उसके ओनली केवल माता पिता करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं बड़े, वो सब करते हैं। अब आपको पता करना है और लिखना है कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। अब मुझे तो पता नहीं है बच्चों कौन कौन रहते हैं, तो आपको उनके नेम बताने कि आपके पड़ोसियों के यहाँ नाम लिखने हैं ओनली, ठीक है। अब इनमें कितने एकल परिवार है वो लिखने हैं, कितने परिवार छोटे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 4 या 5 होती है, ठीक है। अब उनके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है। तो बच्चों क्वेश्चन के आंसर हम अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम यहीं करने लग जाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बीच में आपको समझ भी नहीं आएगी। तो हम चैप्टर रीड करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओनली मैं आपको बोलकर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको उनके घर में कौन कौन सदस्य है उन वो बताना है, और वो काम का बंटवारा किस प्रकार करते हैं। जैसे घर का काम कौन करते हैं, माता जी करती है, मम्मी करेगी एकल परिवार में, ठीक है, और पापा बाहर का काम करते हैं, कमा के लाते हैं। कभी कभी पापा घर पे भी हेल्प कर देते हैं। बाजार का सामान कौन लाता है, मम्मी जी लाते हैं, पापा जी लाते हैं, और आप उनकी क्या हेल्प करते हो वो सारा बताना है। और इसमें ये तो हो गया एकल परिवार का। अब आपको बताना है कितने परिवार संयुक्त हैं, जिसमें फैमिली मेम्बर्स की संख्या ज़्यादा है और उनमें कौन कौन सदस्य रहते हैं, जैसे दादा दादी जी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची जी, ये सब बताना है। और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है, घर के काम कौन करते हैं, बाहर का काम कौन करता है, बच्चे क्या हेल्प करते हैं, वो सारा बताना है। जैसे लेडीज़ हैं, घर का काम हो सकता है, कोई लेडीज़ बाहर कमाने भी जाती हो, ठीक है, तो आपको वो बताना है। आपको क्या करना है, पड़ोस में जाके पता करना है उनके बारे में, और एक लिस्ट बना के लानी है और फिर आंसर देना है। नेक्स्ट है, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो माँ की देखभाल कौन करता। अब देखो, संजना का परिवार संयुक्त परिवार है, तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो संजना की मम्मी की देखभाल कर रहे हैं। अगर मान लो वो एकल परिवार होता, उसमें सिर्फ संजना, संजना की मम्मी, पापा या भाई बहन होते, तो अब माँ की देखभाल कौन करते, माँ की देखभाल संजना करती या उसके पिताजी करते। नेक्स्ट है बच्चों, परिवार का वंश वृक्ष। तो आपको, संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया, तो आपको भी इसी तरह बताना है, ठीक है। ये तो बच्चों हो गया दादा की साइड का, यानी पापा जी की साइड का, और ये हो गया संजना की मम्मी जी की साइड का, ठीक है। तो सबसे देखो, संजना स्वयं है नीचे, फिर उसके पिताजी आ गए, पिताजी के ऊपर आ गए दादाजी। अब संजना के पिताजी का नाम जगदीश है, तो उसने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, सामने रिश्ता भी लिखा है, ठीक है। और दादाजी का नाम मोतीलाल है, सामने लिख दिया दादाजी कि मोतीलाल जी कौन है, संजना के दादाजी है। अब अंधा राम जी है उसके परदादाजी, यानी दादाजी के पिताजी। तो इसने ये पापा की साइड का वंश वृक्ष बनाया। अब इधर मम्मी का है, नीचे संजना स्वयं है, उसकी मम्मी का नाम है रीतू, नानी जी का नाम है कमला, अब परनानी यानी नानी की मम्मी का नाम है दापूबाई। तो इस तरह से आपको भी अपना वंश वृक्ष बनाना है, किसकी हेल्प से, मम्मी पापा की हेल्प से। हो सकता है आपको अपने परदादा जी का या परनानी जी का नाम ना पता हो, बट आपकी मम्मी को या नानी जी को तो पता ही होगा, नाना जी को, जो मामा जी है उनको पता होगा, तो आप पता करके आपको इसी तरह से एक वंश वृक्ष बनाना है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। जब सलमा ने अपने पिताजी से पूछा कि वो अपने दादाजी, उसके दादाजी, चाचा जी, चाची जी उनके साथ क्यों नहीं रहते, और पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आकर रह रहे हैं, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ काम नहीं कर सकते। तो बताइए कि सलमा के पिताजी ने क्या आंसर दिया होगा, ठीक है, कि वो शहर में आकर क्यों रहने लगे हैं। तो सलमा के पिताजी ने जवाब दिया होगा कि हमारा मकान छोटा होने के कारण दादाजी, दादी जी, चाचा जी हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि शहरों में मकान छोटे होते हैं
महंगे भी बहुत होते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि रोज़गार की तलाश में हम गांव से शहर आ गए हैं और शहरों में अधिकतर मकान छोटे छोटे होते हैं। आजकल व्यवसाय की तलाश में, काम की तलाश में या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे। संयुक्त परिवार बनने के और भी कई कारण हैं। अब जो बड़े परिवार होते हैं आजकल छोटे छोटे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? शहरों में काम की तलाश में लोग चले जाते हैं और शहरों में मकान छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण कम लोग रह पाते हैं और संयुक्त परिवार बनकर एकल परिवार बन जाता है। संयुक्त परिवार बनने के और भी बहुत कारण है, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हो गया है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा सकते। और आदतें भी ये कारण बनती हैं, किसी में कुछ आदत होती है जो दूसरे को पसंद नहीं आती है, इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। सदस्यों का व्यवहार, आर्थिक स्थिति, कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो जो ज़्यादा कमाता है उसको लगता है कि मैं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, थोड़े वाला कम कर रहा है, इसका मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सोचता है कि मेरी इनकम तो अच्छी है तो मैं अलग हो जाता हूँ। आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके, ये सब संयुक्त परिवार बंटने के कारण है, छोटा परिवार बनने के कारण। अब एकल परिवार बनने के क्या कारण है? तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया, इनके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मैं वैसे आपको इसका आंसर बता देती हूँ। अब संयुक्त परिवार बनने के ऊपर जैसे मैंने आपको कारण बताए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज वगैरह, जहाँ पर कॉलेज नहीं होते तो वो आगे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, और शहरों में छोटे छोटे मकानों के कारण एकल परिवार बनते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या का अधिक होना, आदतें, व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमताओं में अंतर, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, ये सब कारण होते हैं एकल परिवार बनने के। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्यौहार मनाने के तरीके अलग अलग होने के कारण भी एकल परिवार बनते जा रहे हैं। अब आपको बताना है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। संयुक्त परिवार में बच्चों, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, माता पिता, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, हो सकता है बुआ के साथ फूफा जी भी आपके साथ ही रहते हो, काम वहाँ करते हो, तो आपका परिवार और बड़ा हो गया, उनके बच्चे, ये सब संयुक्त परिवार में होते हैं। और एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 4 या 5 होती है, माता पिता और उनके बच्चे। और संयुक्त परिवार में देखभाल, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, देखभाल करते हैं, जबकि एकल परिवार में जो 4 सदस्य होते हैं वो ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। अब समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आया? समय के साथ निम्न बदलाव आए हैं त्यौहार मनाने के। पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे, जबकि अब एकल परिवार होने के कारण कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। अब त्यौहार पर सभी रिश्तेदार के यहाँ जाना संभव नहीं हो पाता है, महंगाई भी इतनी हो गई है और लोग दूर दूर रहने लग गए हैं, इसलिए त्यौहार मनाते हैं। तो पहले एक साथ मिल जाते थे, एक दूसरे के यहाँ चले जाते थे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अब त्योहारों का दिखावा भी बढ़ने लग गया है पहले की तुलना में। अब त्यौहार सीमित समय में मनाया जाता है। पहले त्यौहार होता था 8-8, 10-10 दिन मनाया जाता था, लेकिन अब क्या, एक दो घंटे में ही सारा काम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है, अपनी कॉपी में सारणी बनाकर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर या त्यौहार पर, या कब भी नहीं जाते, तो आपको बताना है। नाना नानी जी के यहाँ कब जाते हैं? बच्चे छुट्टियों में जाते होंगे, हो सकता है नाना नानी, आप नाना नानी के साथ रह रहे हो या वो आपके साथ रह रहे हो, ठीक है, तो आप अगर उनके साथ नहीं रह रहे हो तो आप कब जाओगे? छुट्टियों में जाओगे। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आपको लिखना है हमारे साथ रहते हैं। क्या आपके साथ, यहाँ तो बच्चों आपको लिखना है क्या आपके साथ रहते हैं, हाँ या ना। क्या लिखना है? हाँ या ना। रहते या नहीं रहते? अगर नहीं रहते तो कब जाते हो? छुट्टियों में जाते हैं, या शादी ब्याह में अगर शादी वगैरह होती है तब जाते हैं, या कोई फंक्शन होता है तब जाते हैं। अब दादा दादी जी भी यही आपको बोलना है, आपके साथ रहते हैं हाँ या ना। और अगर आपके साथ रहते हैं
तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कब कब जाते हैं। अगर आपके साथ नहीं रहते हैं, हो सकते हैं ताऊ जी ताई जी के साथ या चाचा चाची जी के साथ रहते हो, तो आपको बताना उनके पास आप कब जाते हो। छुट्टियों में जाते हो, त्यौहार में जाते हो, या वीकेंड में जाते हो। चाचा चाची के साथ भी आपको बताना है, बुआ जी फूफा जी, अगर आप उनके साथ रहते हैं तब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कब कब जाते हैं। अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कब कब जाते हैं। अब बच्चों एक होता है गोद लेना। तो बच्चों जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं। जैसे अपने रिश्तेदार का या कहीं से भी बच्चा गोद ले लेते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गोद लेना क्या होता है। एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बागीचे में गए। बागीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद व खान पान का आनंद लिया। बागीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो योगी ने बोला कि यह मेरी छोटी बहन है। अब उसने बोला, ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई। तो फिर योगी ने बताया, ये हमारे घर में नहीं आई है, इसे मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है। अब हो सकता है वैसे भी कई बार गोद ले लेते हैं, जिनके पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते वो तो लेते हैं। कई बार मान लो लड़का है लड़की नहीं है तो गोद ले लेते हैं, या शौक शौक में भी गोद ले लेते हैं अपने रिश्तेदार का बच्चा, भाई बहन का। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि मेरे माताजी पिताजी ने इसे गोद लिया, जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ वैसे ही ये मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन हो गई, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती रहती है। अब किसी रिश्तेदार, अब गोद लेना क्या होता है बच्चों, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को, हो सकता है कोई अपने रिलेटिव्स का बच्चा ले, हो सकता है कोई अनाथ आश्रम से ले आता है। ठीक है, अब किसी रिश्तेदार के या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, कानून की मदद से उस बच्चे को गोद लेना क्या कहलाता है, गोद लेना। तो इसलिए बच्चों गोदनामा लिखा जाता है, बाकायदा कानून की सहमति होती है इसमें। सोचिए, बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं तो आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो बच्चों अच्छा महसूस नहीं होता, अकेला अकेला लगता है, उदास रहते हैं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के सरकार द्वारा संचालित विद्यालय आश्रम छात्रावास के बारे में शिक्षा से आपको चर्चा करनी है कि जिनके माता पिता नहीं होते उनकी देखरेख कोई तो करता है, जैसे आश्रम वगैरह बने होते हैं या सरकार ऐसे स्कूल चलाती है या हॉस्टल बने होते हैं जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। अगर आपके आसपास कहीं है जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए विद्यालय आश्रम छात्रावास में भोजन रहने खाने पढ़ने की व्यवस्था सरकार ही करती है, और इन बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है, कुछ पैसे उनकी मदद के लिए दिए जाते हैं इनके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। अगर कोई प्राइवेट ऐसा काम करता है तो सरकार उसकी हेल्प करती है, नहीं तो सरकार ने तो बनाई होती है। अगर कोई प्राइवेट संस्था भी ऐसा करती है तो सरकार उसकी भी मदद करती है। कौन किसके जैसा, संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई, वहां उसकी मौसी जी भी आई हुई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है। ओ अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी, आंखें इसके चाचा जी जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसे, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो ये देखो बच्चों, पिंकी की मौसी भी है और माँ भी है। अब बच्चा गोद में है मौसी के, अब वो बता रही है कि गुड़िया किसके जैसी लगती है। तो आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण है जो आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं वो आपको कॉपी में लिखना है। चेहरा किसके जैसा मिलता है, पापा जी से, मम्मी जी से, दादाजी से, दादी जी से, तो आपको बताना है। ठीक है, अब आंखें किससे मिलती हैं, मान लो किससे चेहरा मिलता है आपका। कई लोगों का जो चेहरा होता है बिल्कुल मम्मी जैसा होता है और कईयों का पापा जैसे होता है, तो आपको पापा या पिताजी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आंखें किसके जैसी मिलती है, दादाजी के साथ, बुआ जी के साथ, चाचा जी के साथ, तो आपको लिखना। ठीक है, जैसे चाचा जी के साथ तो आप किसके जैसे आप लगते हो तो आपके घर वाले ही बता सकते हैं।
ठीक है, पापा जी जैसे, चाचा जी जैसे, बुआ जी जैसे। अब ना आपकी नाक किससे मिलते हैं वो भी आपके फैमिली मेम्बर्स बता सकते हैं, बड़े बुजुर्ग पापा बता सकते हैं, मम्मी बता सकते हैं। आपके बाल कैसे हैं, अगर आप लड़की है आपके लंबे बाल है तो आपकी मम्मी के भी लंबे बाल है, तो आप क्या लिखोगे, मम्मी जैसे या माता जी जैसे। ठीक है, अब कान किसके जैसे है, रंग कैसा है, आप गोरे हो सांवरे हो, आपकी मम्मी गोरी है तो आप भी गोरे हो, तो अगर आप गोरे हैं तो आप गोरे लिखिएगा, सांवले है तो सांवले। ये जो आपको सारनी है वो आपके मम्मी पापा हेल्प कर सकते हैं आपको फिल करने में। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखाई बहुत सुंदर है। अब कुछ बच्चों दाएं हाथ से लिखते हैं और कुछ बाएं हाथ से लिखने, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। तो वो बोलती है कि मैंने उससे पूछा तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा मैं सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ, मेरे दाएं हाथ में लिखने का प्रयास किया तो मैं लिख नहीं पाती। तो बच्चों ये हैबिट होती है कि अगर हम स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सारे काम लेफ्ट हैंड से होंगे, तो हमें राइट से मुश्किल आएगी। जैसे हम दाएं हाथ से लिखते हैं हमें बाएं हाथ से नहीं लिखा जा सकता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोनों हाथों से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस की बात होती है। अब आपको पता करके बताना है कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के सदस्यों से मिलती है, अपनी कॉपी में लिखनी है और बुक में भी फिल करना। बात करने का तरीका आपका किसके जैसा है, मम्मी के जैसे है, पापा के साथ जैसा है, बुआ के जैसे है, ये आपको बताना है। अब चलने का आपका ढंग किसके जैसा है, उठने बैठने का ढंग किसके जैसा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बताना है कि आपके कौन से लक्षण किससे मिलते हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं, जो हमें अपने बड़ों से मिलते हैं, या तो माता पिता से मिलेंगे या दादा दादी से या नाना नानी से मिलेंगे। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं या अनुवंशिक कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को का गमन करती है। जैसे दादा दादी से पापा में आए या नाना नानी से मम्मी में आए, अब जो तुम आगे आपकी पीढ़ी आएगी उनमें आपके लक्षण दिखेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। अब बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं, यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियमों का प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जनक पिता होते हैं बच्चों। इन्होंने मटर के पौधों पर कुछ नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कुछ कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़ें। पिंकी ने यह तो समझा कि हमें अपने माता पिता या घर के सदस्यों कि हम अपने माता पिता या घर के सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन यह भी जानना चाहती थी कि यह गुण जानवरों में भी होते हैं। अब बोलते हैं कि चर्चा कीजिए, बताइए गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। गाय अपने बछड़े को देखकर, सूंघकर या चाटकर पहचानती है। आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानेगी, तो हमारी माँ हमारा चेहरा देखकर हमें पहचानेगी। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे गुण कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जुड़वा बच्चे जब वैसे कहते हैं कि जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनकी आदतें सेम होती है, ठीक है, बट कई बार जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब बच्चों हमने आज पाठ में क्या सीखा, हमने सीखा कि अलग अलग कारणों से संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में बढ़ते जा रहे हैं। परिवार क्या हो रहे हैं, या तो एकल, संयुक्त तो बहुत कम रह रहे हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जोर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को
वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ये लर्न करने को ये चीज़ें। तो बच्चों अब है जाना समझा। बताइए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के गुणों का जाना क्या कहलाता है? अभी बताया था ना, वंशानुगत या अनुवांशिक। कि जो बड़ों से गुण मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? वंशानुगत या अनुवांशिक बोल सकते हैं आप। अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो अभी बताया ग्रेगर जोन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये इनके आंसर आएंगे। वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी, नाना नानी या माता पिता, सभी से मिलते हैं, क्योंकि आप ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आपकी माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है? मौसी जी। और संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार में सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। दादा दादी जी, चाचा चाची जी, ताऊ ताई जी, माता पिता, ताऊ ताई जी के, चाचा चाची के बच्चे, बुआ जी। और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई परेशानी आ जाती है तो मिलकर हो जाता है। लेकिन जब एकल परिवार होता है तो परेशानी आ जाती है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो कौन संभालेगा? ठीक है। अब बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिए। वैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बोल कर बता दिए है, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखे हुए मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर भी रीड करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।